हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या होती है, सबसे पहले देख लेते हैं कि बुद्धि कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक। दूसरा कह सकते हैं कि बुद्धि समझने या विचार करने की क्षमता होती है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 ईस्वी में किया था। इस शब्द का प्रयोग किया था, मतलब कि हम कह सकते हैं कि बुद्धि तो हर प्राणी के अंदर जन्मजात पाई जाती है, लेकिन वो किस तरीके से इसका प्रयोग करता है ये इसकी मानसिकता बताती है। अगर मनुष्य है तो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग सामान्य क्षेत्रों में करता है, और जानवर जो होता है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग सामान्य क्षेत्रों में नहीं कर पाता, इसलिए वो जानवर कहलाते हैं और मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी कहलाता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता रखता है, यानी कि एक व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं रखता है उसके अंदर बुद्धि है। जैसे हम मान ले इंजीनियर हो गया, वो अपनी बुद्धि रखता है, अपनी विवेक रखता है। डॉक्टर हो गया, टीचर्स हो गए। ठीक, ऐसे व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और बुद्धि से किसी विशेष कार्यों को करने की महारत हासिल रखते हैं, उसको हम बुद्धिजीवी प्राणी कहते हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी बुद्धि पाई जाती है, इस बुद्धि का प्रयोग वो अपने जीवन में करता है। बुद्धि का प्रयोग अपने जीवन में करने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ता है और आगे से आगे जाता रहता है। लेकिन कुछ लोग बिना किसी बुद्धि विवेक के कोई कार्य ऐसे कर डालते हैं जिससे उनको घातक उत्पन्न हो जाती है और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, जैसे बुद्धि कैसी है? बुद्धि अमूर्त होती है। ठीक, अदृश्य तत्व होता है। बुद्धि हमको दिखाई नहीं देती है। बुद्धि का परिचय कैसे होता है? बुद्धि का परिचय हमको व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों से पता चलता है। एक व्यक्ति कोई चित्र बनाता है, मान लेते हैं गोला बनाया है। ठीक, इस चित्र को बुद्धि का प्रयोग करेगा तो सही तरीके से उस चित्र का प्रयोग करेगा। एक दूसरा व्यक्ति ऐसे करके गोला बनाता है तो उसका प्रयोग दूसरे तरीके से होगा। कह सकते हैं कि हम सिर्फ सिंपल तरीके से कि बुद्धि का जो बुद्धि होती है वो हमको दिखाई न देने वाली वो चीजें हैं, लेकिन हम बुद्धि को, विवेक को बना के रखना ये परिचय देता है हमारे क्रियात्मक पक्ष से। हम जो क्रिया करते हैं उसके माध्यम से ही सीखते हैं कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि का इतिहास क्या है? सिंपली 1885 ईस्वी में गाल्टन महोदय ने बुद्धि की तरह एक ध्यान आकर्षित किया। यानी कि गाल्टन महोदय ने 1885 ईस्वी में कहा कि मनुष्य के अंदर कुछ तो ऐसी सृजनशील शक्ति होती है जिसके माध्यम से वो अपने विवेक का प्रयोग करता है। इसलिए उन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, यानी कि इंटेलिजेंस शब्द दिया, और इसके माध्यम से हम आज बुद्धि को पढ़ने लगे हैं। फिर कैटल महोदय ने क्या किया? मेंटल टेस्ट किया, यानी कि एक कुछ कैसे कंफर्म हो कि इस व्यक्ति के अंदर बुद्धि है। तो उन्होंने बहुत सारे परीक्षण किए। उन परीक्षणों के माध्यम से पता चला कि बुद्धि व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न तरीके की होती है। हर व्यक्ति के अंदर बुद्धि का विवेक अनेक प्रकार से होता है, अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। सबके समस्या को हल करने की क्षमता गुणों के पास अधिक हो जाना और अधिक बुद्धिशील प्राणी होते हैं। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास आप अपनी समस्या को लेके जाते हैं और वो व्यक्ति आपकी समस्याओं को हल कर देता है, तो किसी पर्टिकुलर चीज में उसको महारत हासिल है, यानी कि उसके पास अधिक बुद्धि है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हम बीमार होते हैं, तो बीमार होते हैं तो हम अपने आप से इलाज नहीं करते हैं। कहाँ चले जाते हैं? डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब डॉक्टर के पास एक विशिष्ट बुद्धि है, उसने डॉक्टरेट की है, उसके पास विशिष्ट बुद्धि है, उसके बारे में परिचित है कि आपको ज्वार है, ठीक, कि आपको पीड़ा है किसी चीज से, क्या समस्या है, वो डॉक्टर भली बात ही समझ जाता है और जानने के पश्चात उसको निवारण करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं बुद्धि की विशेषताओं की। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति व योग्यता मानी जाती है, यानी कि हर प्राणी, जो बच्चा पैदा होता है, जो प्राणी पैदा होता है, उसके अंदर बुद्धि होती ही होती है। अब ये फर्क इतना है कि उस बुद्धि को किस तरीके से निखारा जाए। तो नंबर एक मान लेते हैं कि बुद्धि जन्मजात शक्तियों का योग। ठीक, उसके बाद बुद्धि विकासशील एवं परिवर्तनीय है। बुद्धि तो होती है हर प्राणी के अंदर, उसका विकास किया जाता है, और विकास हम सही दिशा में करें तो अच्छा होगा, गलत दिशा में करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। कह सकते हैं हम कि बुद्धि जो विकासशील होती है, इस विकासशील बुद्धि के अंदर हम परिवर्तनीय चीजों को अपना लेते हैं। अब बुद्धि एक आपराधिक रूप में भी जा सकती है, दूसरी सामान्य यानी कि ऐसे क्षेत्रों में जा सकती है जिससे समाज का भला हो सके। ठीक, नंबर 3 मान लेते हैं कि ये वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम, कभी कभी वंशानुक्रम देखने को मिलता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, ये सब चीजों को मिलती है। लेकिन इन सबसे चीजों से ज्यादा क्या होता है? वातावरण इस पे डिपेंडेंट होता है कि वातावरण जिस तरीके से मिलेगा, व्यक्ति का विकास उस तरीके से होगा, अर्थात बुद्धि का विकास भी उस तरीके से ही होगा। मान लेते हैं कि हम एक जो टीचर है, आप एक टीचर बनेंगे, हम लोग बुद्धि वगैरह पढ़ रहे हैं, सामान्य उस पर टीचर ही बनना है, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो वंशानुक्रम जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी
टीचर हूँ, आपके दादाजी टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो यहाँ पर वातावरण मिल गया ना आपको, एक ऐसा वातावरण मिला जिसके माध्यम से आप अध्यापक बन सकते हैं। ठीक, यानी कि वातावरण ज्यादा महत्व रखता है। अगर हमारे अपने हिसाब से देखा जाए तो वातावरण ज्यादा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वंशानुक्रम भी देखने को मिलता है कि एक अध्यापक का बच्चा ही अध्यापक के तरीके ही बातें करेगा, एक सैनिक का बेटा अनुशासन की बातें करेगा, क्योंकि उसको सिखाया जा रहा है, वंशानुक्रम उसके अंदर भरा हुआ है, थोड़ा बहुत तो मिलता ही है। अगर थोड़ा बहुत मिल रहा है तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों मिलाने के पश्चात एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कंप्लीट तैयार हो जाता है। फिर बुद्धि परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक व्यक्ति की बुद्धि किस तरीके से कार्य कर रही है, ये तो हम समझ रहे हैं कि बुद्धि है व्यक्ति के अंदर तो कार्य कर रहा है, लेकिन वो किस तरीके से, कौन सी परिस्थितियों में किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि हम एक वास्तव में बुद्धिजीवी प्राणी हैं। हमको मान लेते हैं कि हमने आपको एक असाइनमेंट दिया करने के लिए, तो अभी परिस्थितियां आपकी बदल गई कि मान लेते हैं कि आपके पास पुस्तक नहीं है, पुस्तक नहीं है तो आप परिस्थितियों को जन्म, आपके पास एक असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट करने के लिए हमने आपको कुछ टॉपिक दिए हैं, कुछ टॉपिक के अंदर आपको क्या करना है, परिस्थितियां मिली हैं, वो परिस्थितियां को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इंटरनेट से देख के लिख लेंगे, किसी से पूछ लेंगे, अपने विवेक का प्रयोग कर लेंगे। तो ये जो परिस्थितियों का जन्म हो रहा है ना, वो बुद्धि के विकास में सहायता प्रदान करता है। फिर नंबर देख लेते हैं, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अब हम कोई कार्य करेंगे तो उसको सीखेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो उसको सीखेंगे, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं और क्या हमारे जीवन में उसके लिए उपयोगिता दिखी है, ये समझना है। अब सीखने की योग्यता, कोई भी व्यक्ति जन्म से कुछ नहीं सीखा होता है। वंशानुक्रम इसलिए हमने बताया आपको कि वंशानुक्रम माना जाता है, लेकिन ये कंप्लीटली वंशानुक्रम नहीं कह सकते हैं ना, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि हर व्यक्ति माँ के पेट से गर्भ से सीख के नहीं आता है, वो कहाँ सीखता है, यहाँ सीखता है। और यहाँ सीखने का पश्चात तात्पर्य है कि वो सृजनशील अगर व्यक्ति है, सृजनशील व्यक्ति है तो वो सीखेगा, अपनी बुद्धि का विकास करेगा, बुद्धि का विकास सही दिशा में करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा अथवा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसमें पर्यावरण के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता पाई जाती है। अब हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन हमको पढ़े लिखे होने के साथ साथ हमको ये देखना है कि समाज हमसे क्या चाहता है, वातावरण हमसे क्या चाहता है, तब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का सामंजस्य किस प्रकार से स्थापित हो रहा है, इस चीजों को ध्यान रखते हुए बुद्धि एक विवेकपूर्ण कार्य करती है। बुद्धि अगर नहीं है व्यक्ति तो गाली गलौज करने लग जाएगा। मान लेते हैं कि एक कोई बच्चा है, पढ़ा लिखा है, ठीक ठाक है, अगर वो सही तरीके से पर्यावरण को नहीं समझ रहा है तो अन्य कहीं जगह जाता है तो वो अपने विवेक का सही तरीके से प्रयोग नहीं करेगा, वो विवेक से भटक जाएगा, वो गाली गलौज करने लगेगा, मारपीट करने लगेगा, तो वातावरण में उसकी बुद्धि किसी काम की नहीं रहेगी। कि रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि वो व्यक्ति समाज से, पर्यावरण से कोई भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर रहा है। कोई समाज वाला नहीं चाहेगा कि कोई व्यक्ति हमको आके गाली दे, हमको आके पीटे, हमको आके मारे, ऐसा कोई नहीं चाहता है। अगर आप वास्तव में बुद्धिजीवी प्राणी हैं और आपको समझ है कि हमको कुछ नहीं करना है, इसके तात्पर्य में ऐसे कार्य करने हैं जो विवेक को बना के रखते हैं। फिर अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करना। जब किसी अमूर्त विचार यानी कि ऐसे विचार जिसका हम मनन करने के पश्चात हम किसी चीज में परिवर्तन ला दें, उसे हम अमूर्त चिंतन कहते हैं, अमूर्त विचार कहते हैं, जिसका कोई कार्य नहीं है। मान लीजिए कि ये एक स्टिक है, इस स्टिक का कार्य है, इससे हम लिखते हैं, लेकिन हम ये मनन करेंगे कि इससे लिखें क्या, क्या जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, क्या जो उच्चारण किया जा रहा है वो सही हो रहा है। तो हम प्रयोग तो इसका कई प्रकार से कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम चित्र बनाने में कर सकते हैं, लिखने में कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा बुद्धि और विवेक है कि हम किस प्रकार से इसके कार्य को कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसे बुद्धि के प्रकार की। थार्डनाइक के अनुसार बुद्धि वैसे देखा जाए तो बुद्धि कई प्रकार की मानी जाती है, लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की बुद्धि दी है। जिसमें हम थार्डनाइक के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक मूर्त बुद्धि होती है, एक अमूर्त बुद्धि होती है और एक सामाजिक बुद्धि होती है। 3 प्रकार की बुद्धियों को बताया है। ठीक, मूर्त बुद्धि क्या होती है? ये यांत्रिक या गामक बुद्धि होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसी बुद्धि जो इंजीनियर में पाई जाती है वो मूर्त बुद्धि होती है। ठीक, अमूर्त बुद्धि वो होती है जो किसी दूसरे व्यक्तित्व को समझे, उसकी कार्यों को समझने का प्रयास करे, वो अमूर्त बुद्धि होती है। मान लेते हैं कि डॉक्टर के पास जो बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि, हमारे आजकल के जो नेता हैं उनके अंदर ये सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, किस तरीके से समाज को डाइवर्ट करना है, इनकी सबसे बड़ी महत्ता होती है। कोई भी हो, व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसकी समस्याओं को समाधान को निवारण करने के लिए सामाजिक बुद्धि की जरूरत होती है। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं तीनों चारों बुद्धि की, तो मूर्त बुद्धि इंजीनियरिंग वाली होती है, अमूर्त बुद्धि डॉक्टरों में पाई जाती है, जो सामाजिक बुद्धि होती है वह समाज के जन्म में यानी कि
नेताओं में पाई जाती है और ये सामाजिक बुद्धि ही सामान्य रूप से संसार को चलाने का कारण है। चलिए अब बात कर लेते हैं बुद्धि के सिद्धांत की। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इनमें बहुत सारे मतभेद भी है कि बुद्धि एक कारक है कि द्विकारक है, इसमें बहुत सारे विशिष्ट तत्व विद्यमान है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विशेषता इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया था और ये कौन से सन में लागू किया गया था। इसी तरीके के प्रश्न बुद्धि से देखने को मिलते हैं। अगर हम नंबर 1 की बात करें कि बुद्धि एक कारक सिद्धांत है, अर्थात अल्फ्रेड बिने ने 1911 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि बुद्धि एक कारक है, यानी कि एक कोई ऐसी शक्ति है जो हमको कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। फिर इसका खंडन करते हुए, जबकि देखा जाए तो 1904 ईस्वी में द्विकारक सिद्धांत स्पियरमैन ने पहले ही दे दिया था, लेकिन ये प्रस्तावित कब हुआ जब उनका अल्फ्रेड बिने का प्रस्ताव पहले आ गया था। तो ठीक, अगर उन्होंने 1904 ईस्वी में एक दिया था सिद्धांत, क्या दिया था, एक द्विकारक सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो कारक तत्वों पर निर्भर करती है। कौन कौन से, एक सामान्य तत्व पर, एक विशिष्ट तत्व पर। कह सकते हैं सामान्य तत्व जो जन्मजात होते हैं, उसके बाद जो विशिष्ट तत्व होते हैं वो अर्जित किए जाते हैं। जैसे जनरल फैक्टर जो दिए गए हैं, जनरल फैक्टर के अंदर क्या है कि एक व्यक्ति के अंदर सामान्य कारक होते हैं, जितने भी बुद्धिजीवी प्राणी हैं सबके अंदर सामान्य कारक होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इसमें कार्य करता है, इसके लिए अपनी बुद्धि का विवेक का प्रयोग ज्यादा करता है, उसके अंदर विशिष्ट तत्व विद्यमान हो जाते हैं। अर्थात वातावरण के अंदर जो भी चीजें वो करता है, उससे जो मिलता है, प्राप्त होता है, उसको विशिष्ट कारक के अंतर्गत रखा गया। इसी को हम क्या कहते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो प्रश्न में यही टॉपिक पूछ लिया जाता है कि निरंकुशवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्पियरमैन ने। ठीक, अब बात कर लेते हैं नंबर 3, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत थार्डाइक महोदय ने दिया था और इसको बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार बालू का टीला होता है जिसमें बहुत सारे तत्व विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार बुद्धि में भी बहुत सारे तत्व विद्यमान रहते हैं। ठीक, और तत्पश्चात हम बात कर लेते हैं समूह कारक सिद्धांत की। ये थर्स्टन ने कहा था 1938 ईस्वी में। इन्होंने कहा कि जैसे पुस्तक होती है प्राथमिक मानसिक योग्यता, उसमें कुल 13 तत्वों को सम्मिलित किया गया, जिसमें 7 प्रमुख हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। कब दिया था, 1938 ईस्वी में। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक कारक है, न द्विकारक है, न इसे बहुत सारे तत्व समूह है। इसमें कुछ तत्व समूह में कार्य करते हैं जो व्यक्ति के विवेक को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करते हैं कुछ अन्य सिद्धांत प्रस्तावित किए गए। उन्होंने कहा कि सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था, इसे त्रिआयाम का सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिआयाम का सिद्धांत किसने दिया था, तो थर्स्टन ने दिया था। इन्होंने कहा कि विशिष्ट कारक भी इसमें पाया जाता है, सामान्य फैक्टर भी पाया जाता है, साथ ही साथ विशिष्ट और सामान्य की गुणवत्ता भी एक देखने को मिलती है। फिर तत्पश्चात आया है तरल ठोस का सिद्धांत, जिसे कैटल महोदय ने दिया था। कैटल महोदय कहते हैं कि ये जो क्रियाएं होती है पहले तरलता से प्रारंभ होती है, उसके बाद ठोस की स्थिति को प्रदान कर लेती है, इसलिए इसे तरल ठोस का सिद्धांत कहा है कैटल महोदय के माध्यम से। और फिर नेक्स्ट दिया है विकासात्मक सिद्धांत, जिसे जीन पियाजे ने दिया था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जीन पियाजे। जीन पियाजे से बहुत सारे प्रश्न यूपी टेट में देखने को मिलते हैं। जीन पियाजे ने कहा कि विकासात्मक सिद्धांत जो भी है, बुद्धि जब किसी विकास की ओर अग्रसर होती है तो एक बुद्धिजीवी प्राणी जो भी होता है वो अपने विकास के चरम उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि विकासात्मक सिद्धांत है। ठीक, इसे किसने दिया था, जीन पियाजे ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था, बर्नर ने दिया था। इन्होंने कहा कि बुद्धि क्रमबद्धता चलती रहती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके की जो क्रियाएं देखने को मिलती है वो बुद्धि की क्रियाएं देखने को मिलती है। अब हम समझ सकते हैं कि बुद्धि सामान्य रूप से न हम एक कारक कह सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो अल्फ्रेड बिने ने एक कारक कहा था, स्पियरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत कहा था, बहुबुद्धि का सिद्धांत थार्डाइक ने दिया था, समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। इस तरीके से आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि सामान्य और विशिष्ट गुणों का समावेश है जो किसी भी कार्य को करने के लिए हमको सहायता प्रदान करती है, बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्लाइड के माध्यम से बुद्धि के सारे कंप्लीट टॉपिक अलग अलग तरीके से, क्योंकि सब कुछ बोर्ड पे लिखना संभव नहीं होता है, वक्त ज्यादा लगता है। पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है, पीडीएफ के माध्यम से हम आपको बुद्धि के बारे में और अन्य वीडियोस भी पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे तरीके से नोट्स को तैयार कर लें और अपने भविष्य उज्ज्वल भविष्य बनाने की कामना करें। धन्यवाद।